नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमनदीप और स्वागत है आप सभी का ईएनजी लाइव के एक और वीडियो में। एईसी के फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस को लेकर, उसके पेपर पैटर्न को लेकर और पॉसिबल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनको लेकर ये वीडियो है। तो आज के इस वीडियो में हम इन सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो थर्ड सेमेस्टर का एईसी का जो एग्जाम हुआ था और उसके बाद जो डीएससी का इंग्लिश मेजर का जो एग्जाम हुआ था, उसमें पेपर पैटर्न में काफ़ी सारे चेंजेस थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो एकदम से पैनिक हो गए थे, डर गए थे कि ये क्या हो गया, हमने रेफरेंस राइटिंग की इतनी ज़्यादा तैयारी करी थी और एग्जाम में रेफरेंस राइटिंग से कुछ भी नहीं पूछा गया। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो काफ़ी हद तक ग्रामर वाले पोर्शन से जो है उसमें पूछा गया था। मैंने आपको पहले ही आगाह कर दिया था कि जो आपकी ईएपी वाली बुक है जो आपको प्रिस्क्राइब की गई है सिलेबस में, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो ग्रामर वाले क्वेश्चन पूछना जो है वो बनता है। अब यही सारी बातें जो हैं वो यहाँ भी हो सकती हैं। फोर्थ सेमेस्टर में भी ऐसा कुछ पूछा जा सकता है या नहीं पूछा जा सकता है, और अगर पूछा जा सकता है तो किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। लास्ट में हम पॉसिबल क्वेश्चंस के बारे में, पॉसिबल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की बात भी करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। इसके अलावा जो रेफरेंस राइटिंग है उसके बारे में भी स्टूडेंट्स के मन में डाउट्स हैं कि क्या वो पेपर में आएगा, तो उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा ये भी है कि जो आपका ग्रामर पोर्शन है उसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, अगर फिर से ग्रामर पूछा जाता है कौन सा पैटर्न जो है वो फॉलो किया जाएगा एग्जाम को लेकर इस बार, और कौन कौन से पैटर्न जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल हैं। इन सब के बारे में डिटेल में बात करने के लिए चलिए शुरू करते हैं हम आज की स्लाइड। तो जिस तरीके से स्टूडेंट्स पैनिक हुए थे जब उन्होंने पेपर देखा था एईसी का थर्ड सेमेस्टर का, वो लाजमी था, लेकिन इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बार बार ये चीज़ शुरू से कही थी कि क्योंकि जो पेपर पैटर्न है वो कोई एज सच सही तरीके से प्रिस्क्राइब्ड नहीं है कि कैसे कैसे आएगा। सिर्फ 2 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन करने हैं, इतनी सी बात करी हुई है। कोई उसमें जो सैंपल पेपर था ऐसा नहीं था। और जो उससे पिछले साल इवनिंग स्टडीज़ में जो जिस तरीके से एग्ज़ाम में जो पूछा गया था, सबकी स्पेकुलेशन थी कि कुछ इसी तरीके से आएगा। लेकिन मैंने बार-बार ये बात करी थी कि आपका सिलेबस जो है वो कोई हेल्प बुक से नहीं है। वो जो सिलेबस है उसमें जो आपकी बुक प्रिस्क्राइब्ड है वो ईएपी वाली है, इंग्लिश फॉर एकेडमिक पर्पसेस। तो जो बुक में दिया है उससे जो कुछ पूछा जा सकता है उसको समझना ज़रूरी था। और इस बार भी एईसी का फोर्थ सेमेस्टर जो है उसमें भी सेम बुक है। तो सिलेबस के बारे में थोड़ा समझते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि जो प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है वो क्या है। इट इज़ द सेम बुक जो आपके सिलेबस में लग रखी है, अ कोर्स ऑफ इंग्लिश फॉर एकेडमिक पर्पसेस। तो उसमें जैसे 3 यूनिट्स आपके वहाँ पर थे, वैसे ही यहाँ भी 3 यूनिट्स हैं। एक नेटवर्क्स का है, एक क्राइम का है और एक प्रोग्रेस का है। पिछली बार की तरह जैसे नेचर था वहाँ पे या और डेवलपमेंट को लेकर बातें थी, तो उस तरीके से 3 यूनिट्स यहाँ पर भी जो हैं वो आपके प्रिस्क्राइब्ड हैं, और ये वही बुक है जो प्रिस्क्राइब्ड है। हालाँकि जहाँ तक मेरा मानना है कि स्टूडेंट्स ने, मुझे नहीं लगता कि ये वाली बुक खरीदी होगी, या ज़्यादातर केसेस में टीचर्स ने भी इस बुक से, मुझे नहीं लगता है, जिस तरीके से बच्चे पैनिक हुए थे, तो यहाँ से कुछ करवाया होगा। लेकिन इस बुक को पढ़ना, समझना, देखना ज़रूरी है, और इसको बहुत डिटेल में समझकर ही मैंने पिछली बार ये कहा था कि सिलेबस में चेंजेस पेपर पैटर्न में चेंज हो सकता है। तो यहाँ भी क्योंकि ईएपी को, हम इस बुक को अगर ध्यान से देखते हैं और उसके बाद जो भी पेपर में आपसे पूछा जा सकता है वो सब आगे जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर पॉसिबल है तो आप इस बुक को खरीद सकते हैं, हालांकि ये बुक थोड़ी महंगी है। टेलीग्राम चैनल के थ्रू इसका पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएगा। जो यूनिट 1 है वो है नेटवर्क्स। तो जो यूनिट 1 है उसमें क्या क्या है, जो मैं किसी हेल्प बुक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी गाइड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जो ईएपी वाली जो प्रिस्क्राइब्ड बुक है, जो सिलेबस में किताब पंजाब यूनिवर्सिटी के द्वारा लगाई गई है, उसमें सिलेबस में क्या है। अगर उस बुक को हम, इस वाले टॉप यूनिट को अगर हम ध्यान से देखते हैं, तो सबसे पहले जो उसमें बात करी गई है वो है यूज ऑफ सिंबल्स एंड एब्रीविएशन। जो सिंबल्स होते हैं, जैसे इस तरीके का हैश है, स्टार है, या इस तरीके की एब्रीविएशंस हैं, ईटीसी एक्सेट्रा वाली एब्रीविएशंस हैं, दैट इज वाली, इस तरीके की काफी सारी एब्रीविएशंस की और सिंबल्स की बात की गई है। तो उनको पढ़ना और समझना जरूरी है। ये जो आपका पेपर पैटर्न में चेंज आया था और क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ग्रामर से पूछा गया था, तो वो यहाँ से बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि कुछ पूछा जा सकता है। हालांकि इसके बारे में लास्ट में काफी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पहले एक बार सिलेबस देख लेते हैं। और दूसरा जो है वो है आइडेंटिफाइंग सपोर्टिंग पॉइंट्स। तो कोई पैराग्राफ में अगर कोई आर्ग्यूमेंट बिल्ड किया गया है, तो उसमें हमें ये देखना है कि जो ओपिनियन है या आर्ग्यूमेंट है उसके साथ जो सपोर्टिंग पॉइंट्स है वो कौन कौन से हैं, उसके एग्जाम्पल्स और उसकी एक्सप्लेनेशन, तो उनको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें किस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है वो लास्ट में समझेंगे। तीसरा जो पार्ट उसमें देखने को मिल रहा है वो है ब्लॉगिंग का। ब्लॉग क्या होते हैं और ब्लॉगिंग कैसे की जाती है, या ब्लॉग्स में क्या रहता है, उसके बारे में भी
यहाँ पर नेटवर्क्स वाले चैप्टर में यूनिट में ही डिस्क्राइब किया हुआ है। उसके बाद है नाउन फ्रेजेस। तो ये वाला पार्ट आपका ग्रामर का है, हो सकता है यहां से भी क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा जाए, तो नाउन फ्रेजेस क्या होती हैं उनको भी डिटेल में समझेंगे। उसके बाद है टेकिंग नोट्स एंड रेफरेंसिंग सोर्सेज। अब नोट्स लिखना और रेफरेंसिंग ऑफ सोर्सेज ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, मैं बताऊं आपको, क्योंकि पिछले सेमेस्टर में स्टूडेंट्स ने बहुत मेहनत करी थी, टीचर्स ने भी बहुत मेहनत करी थी बच्चों को सिखाने के लिए, बच्चों ने सीखने के लिए कि रेफरेंसेस को हम किस तरीके से लिख सकते हैं एज पर एमएलए स्टाइल शीट। तो वहां भी एक यूनिट में हल्की सी बात करी गई थी। तो यहां भी नेटवर्क्स वाला जो यूनिट है आपका यूनिट 1, जो ईएपी वाली बुक में रेफरेंसिंग की जो बात है, सोर्सेज को साइट करने की बात है, जिसे हम साइटेशन कहते हैं, ये साइटेशन की बात जो है वो यहां पर की गई है। तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है कि इस बार एग्जाम में आपसे रेफरेंस राइटिंग को लेकर प्रश्न पूछा जाए, क्योंकि जो इवनिंग स्टडीज वाला जो पेपर हुआ था पिछले साल, उसमें रेफरेंसेस पूछे गए थे। उस पेपर को भी आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसी यूनिट में नेक्स्ट जो पार्ट है वो है यूजिंग नोट्स टू राइट अ समरी, कि कैसे हम नोट्स को समरी में लिख सकते हैं। कि पहले एक पैराग्राफ दे रखा है, उसके नोट्स लिखेंगे, नोट्स मतलब बुलेट पॉइंट्स लिखेंगे, ये ऑलरेडी आपने किया हुआ है और उसके वीडियो जो है वो चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो उसको कैसे एक समरी में हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसमें से कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनके वीडियोस आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे, जो आपने पिछले सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में देखे थे। और उसके बाद है यूजिंग एस्से वर्ब्स। तो एस्से वर्ब्स क्या होती हैं और उनको हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी एस्से के टॉपिक में, टाइटल में, तो ये भी समझना जरूरी है। ये भी हो सकता है कि इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। जो यूनिट 1 है उसमें जो वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जैसे सपोर्टिंग पॉइंट्स को, एग्जांपल्स को एक्सप्लेन करना, नोट्स लिखना, रेफरेंसिंग सोर्सेज, या यूजिंग नोट्स टू राइट अ समरी। देखिए बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर के एकेडमिक राइटिंग और फर्स्ट सेमेस्टर के कुछ एक सिलेबस के साथ जो है वो मिलते जुलते हैं, या थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में कुछ टॉपिक्स जो हैं वो सिमिलर रहेंगे, तो उनके वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल रहेंगे। तो हैं बल्कि, तो आप उनको वहां से एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं, जो भी आपके टॉपिक से रिलेटेड है, अगर आप चैनल में सर्च करेंगे तो आपको जरूर वहां से मिल जाएगा। और ये थोड़ी बहुत वेरिएशन हो सकती है सिलेबस में, लेकिन इतनी ज्यादा भी चेंजेस जो है वो नहीं होंगे। टॉपिक्स लगभग मिलते जुलते हैं। इसके बाद जो यूनिट 2 है वो है क्राइम यहाँ पे। और क्राइम वाले यूनिट में जो चीजें दे रखी हैं वो है मेन आर्ग्यूमेंट को आइडेंटिफाई करना, कि क्या मेन आर्ग्यूमेंट है किसी पैराग्राफ में या किसी एसे में, और उसके सपोर्टिंग पॉइंट कौन कौन से हैं, एग्जांपल्स और एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल उसी तरीके से जैसा यूनिट 1 में है। तो इसकी तो बात कंफर्म है कि इस तरीके का क्वेश्चन तो आपको कोई आने वाला है, कि मेन आर्ग्यूमेंट को आपको फाइंड आउट करना है और उसके सपोर्टिंग पॉइंट्स आपको नीचे लिखने हैं। तो चांसेस हैं कि इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए। उसके बाद है आइडेंटिफाइंग आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट, क्योंकि आर्ग्यूमेंट की बात हो रही है, तो फॉर एंड अगेंस्ट जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, फॉर द मोशन एंड अगेंस्ट द मोशन, जो टॉपिक आपको दिया है उसके बारे में और उसके अगेंस्ट, ये भी आपको आइडेंटिफाई करने आने चाहिए। ऐसा जनरली ज्यादातर डिबेट्स में होता है। उसके बाद आइडेंटिफाइंग मेन आर्ग्यूमेंट इन लॉन्गर टेक्स्ट, तो छोटी टेक्स्ट में भी और लॉन्गर टेक्स्ट में भी, क्योंकि काफी सारी बातें की होती हैं, तो उसमें मेन आर्ग्यूमेंट क्या है ये ढूंढना भी आपको आना चाहिए। आर्ग्यूमेंटेटिव टेक्स्ट के बारे में जो वीडियोस हैं वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे, हालांकि वो एईसी का पार्ट भी अब हो चुका है सेकंड सेमेस्टर में। उसके बाद है एडजेक्टिव्स एंड इवेल्युएटिव एडजेक्टिव्स। ये आपका ग्रामर वाला पोर्शन है जो आपसे फाइनल पेपर में किसी ना किसी तरीके से पूछा जा सकता है, कि एडजेक्टिव्स को लेकर या इवेल्युएटिव एडजेक्टिव्स को लेकर, जो ग्रामर वाले पोर्शन से। और टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट, कि कितनी तरह के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, क्या अलग अलग टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, वो भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्राइम वाला यूनिट जो है उसमें दे रखा है, तो वहां से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो राइटिंग पैराग्राफ, की पैराग्राफ लिखना है, कोई आर्ग्यूमेंटेटिव पैराग्राफ आपने लिखना है, कोई डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना है, कोई फंक्शनल पैराग्राफ आपने लिखना है, तो उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ये भी इसी यूनिट में जो है वो इन्होंने प्रिस्क्राइब किया हुआ है या बताया हुआ है। तो कुछ एक टॉपिक्स हैं, जैसे ये वाला टॉपिक है, या ये जो टॉपिक्स हैं इनके कुछ वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल हैं, कुछ आने वाले टाइम में आपको मिल जाएंगे। ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, बल्कि मैं उसकी जो थंबनेल रहेगी वहां मैं लिख भी दूंगा कि ये कौन कौन से जो क्लासेस हैं उनके लिए काम आ सकता है। लेकिन पिछले वीडियो जो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं उनको वहां से चेंज करना मुश्किल रहेगा,
तो आपको वहां खुद एक्सप्लोर करना पड़ेगा। जो यूनिट 3 है वो है प्रोग्रेस, उसका टाइटल है प्रोग्रेस। प्रोग्रेस में पहला है कॉज एंड इफेक्ट लैंग्वेज को देखना, कि आपको कोई पैराग्राफ दे रखा है और उस पैराग्राफ में जिस भी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन हुई है उसमें कॉज एंड इफेक्ट वाला जो लैंग्वेज है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। कॉशियस लैंग्वेज है कि कैसे टॉपिक के हिसाब से आपको लैंग्वेज कैसी रखनी है, उसके बारे में भी इसी यूनिट में दिया गया है। और कैसे एक लॉन्गर टेक्स्ट को आप कैसे प्रीव्यू कर सकते हैं और उसके मेन आइडियाज को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज इसके पीछे रहती हैं जो आपने पिछले सेमेस्टर्स में कर रखी हैं, जैसे स्किमिंग है, स्कैनिंग है, इन्फेरिंग है, वो सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस की जाएंगी। इसके अलावा जो है वो है प्रेपोजिशनल वर्ब्स। तो ये वाला पार्ट जो है वो ग्रामर का पार्ट है जो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि प्रेपोजिशनल वर्ब्स क्या होती हैं या प्रेपोजिशंस क्या होती हैं। और कॉज एंड इफेक्ट ऐसे कि आपको कोई टॉपिक दिया है और उसमें कॉज एंड इफेक्ट आपको जो है वो डालकर जो है वो आपको ऐसे लिखना है। ऐसा भी हो सकता है और उसके उल्टा भी हो सकता है कि आपको कोई ऐसे दे दिया जाए, कोई पैराग्राफ दे दिया जाए और आपको बोला जाए कि आप यहाँ से 4 कॉजेज ढूंढिए और 4 उसके इफेक्ट ढूंढिए, तो कौन से हैं। तो इसकी एक अच्छी प्रैक्टिस आपको जो है वो होनी चाहिए। यहाँ फिर से जो कॉज एंड इफेक्ट ऐसे है इसके बारे में जो वीडियोस हैं वो शायद चैनल पर अवेलेबल है, मिलते जुलते वीडियोस हैं, खासकर जैसे आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट है उसमें कॉज एंड इफेक्ट की बात करी गई है, या डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट हैं, फंक्शनल टेक्स्ट हैं, उनके वीडियो जो कुछ आ चुके हैं, कुछ आने वाले टाइम में आपको आएंगे। और बाकी जो टॉपिक्स हैं उनका जो स्टडी मटेरियल है और उसके वीडियो जो है वो चैनल से धीरे धीरे अपलोड होते रहेंगे। तो ये जो पेपर है, अगर हम पिछले साल का पेपर देखें जो कि यूनिवर्सिटी में कंडक्ट किया गया था, तो उसमें क्या पूछा गया था, एक बार उसको थोड़ा-सा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या पूछा गया था वहाँ पे। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 था, यहाँ आप देख सकते हैं, वो था कि आपको जो एक मेन फीचर्स हैं ब्लॉग एंट्री की, आपको वो लिखनी है किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे। ये पेपर में पूछा जा सकता है इस बार भी, क्योंकि ब्लॉगिंग एक सिग्निफिकेंट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 जो था, वो था प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स फ्रॉम बुलेट पॉइंट्स। तो ये चीज़ आपने ऑलरेडी करी हुई है पिछली क्लासेस में भी, लेकिन हमें बिल्कुल यहाँ पर तैयार रहना है किस चीज़ के लिए, कि अगर पेपर पैटर्न में कोई चेंज आता है तो फिर क्या करेंगे। जैसे थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर आया आया था, आप देख सकते हैं इसको, यहाँ पे थोड़ा मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। तो जो थर्ड क्वेश्चन आया था वो आया था डिस्कस वीकनेसेस एंड सजेस्ट। इसके बारे में भी वीडियो अवेलेबल है चैनल पर कि कैसे आप वीकनेसेस ढूंढने के बाद वहाँ पर क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, उनको सजेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, सजेशन आप दे सकते हैं कि उसको ठीक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। उसके बाद था रेफरेंस राइटिंग। देखिए मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि रेफरेंस राइटिंग जो है उसको आपने छोड़ना नहीं है, उसके जो तैयारी है वो जरूर करके जानी है, क्योंकि एग्जामिनर का कोई पता नहीं, क्योंकि आपके सिलेबस के हिसाब से रेफरेंसेस की बात उसमें जरूर की गई है। तो हो सकता है कि पेपर में पूछा जाए, कुछ तैयारी आपने पिछली बार कर ली है तो आपकी मैं मान सकता हूँ कि वो तैयारी आपकी बेकार गई है, लेकिन हो सकता है कि इस बार वो आपके काम आ जाए। जो पॉसिबल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, जो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट पार्ट है कि आपसे पेपर में पूछा क्या जा सकता है, किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर पेपर पैटर्न में कोई चेंज आता है तब भी, और अगर पेपर पैटर्न सिमिलर रहता है तब भी। जो सिमिलर रहता है तब तो आपके सामने ये सैंपल पेपर लगा हुआ है, लेकिन क्योंकि चेंजेस डेफिनेटली आने वाले हैं, इस तरीके से तो आने वाला नहीं है। अब दो बातें हैं कि किस तरीके से आ सकता है, जैसा 2025 में हुआ था वैसा आ सकता है, या जैसा आपका थर्ड सेमेस्टर में हुआ था उस तरीके से आएगा। तो क्या क्या क्वेश्चन हैं जो पूछे जा सकते हैं, जैसे यूज ऑफ सिंबल्स आपसे पूछा जा सकता है ना, क्वेश्चन नंबर 1 में। इसी तरीके से नाउन फ्रेजेस की बात हो सकती है जो ग्रामर के हिसाब से पूछी जा सकती है। आइडेंटिफाइंग हैजिंग लैंग्वेज, हैजिंग लैंग्वेज, क्योंकि ये हैजिंग लैंग्वेज की बात हुई है, तो हैजिंग लैंग्वेज क्या होती है, उसको हम कैसे ढूंढ सकते हैं किसी सेंटेंस में या किसी पैराग्राफ में, वो भी समझेंगे। ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। शॉर्ट आंसर टाइम में आपको कोई लाइन दी है ना। एडवर्बियल्स की बात हो सकती है, ये ग्रामर वाला पोर्शन है जो आपसे किया जा सकता है, पूछे। एसे वर्ब्स क्या होती हैं, और एसे वर्ब्स के लिए आपको आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सब ये क्वेश्चन नंबर 1 अगर आपको तोड़कर आता है, प्रेपोजिशनल वर्ब्स क्या है, अगर आपको ये तोड़कर आपको पेपर आता है, जैसे 10 पिछली बार आया था, थर्ड सेमेस्टर में आया था, तो कुछ इस तरीके के ग्रामर के जो क्वेश्चंस हैं वो आपकी ईएपी वाली बुक के हिसाब से, प्रिस्क्राइब्ड बुक के हिसाब से इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर दूसरे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की मैं बात करूं, तो जो सपोर्टिंग पॉइंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, एग्जांपल्स और एक्सप्लेनेशन देखने हैं। किसी भी पैराग्राफ में ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि आपको कोई पैराग्राफ दिया हो, उसके बाद आपसे एक ब्लॉग एंट्री लिखने के लिए बोला जा सकता है, जैसा क्वेश्चन पिछले साल आया था, वहां देखा आपने 3 टॉपिक्स में से किसी एक टॉपिक के ऊपर आपको ब्लॉग एंट्री लिखनी है, ये भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो मेकिंग नोट्स और राइटिंग बुलेट पॉइंट्स जो आपने ऑलरेडी किया है, वो भी सिलेबस के हिसाब से लग रहा है, जो बुक में जो आपके 3 यूनिट्स हैं उनके हिसाब से लग रहा है कि सेम चीज दोबारा पूछी जा सकती है कि आपको कोई, तो इसके तो वीडियो जो है वो चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। रीराइटिंग नोट्स एज अ पैराग्राफ, तो आपको कोई बुलेट पॉइंट्स दिए हैं और उनको आपको कैसे आप एक पैराग्राफ में लिख सकते हैं, ये भी एक्सरसाइज आपने पिछले सेमेस्टर में कर रखी है, यहाँ आपको फिर से उसी की तैयारी करनी। तो इन दो के जो तैयारी आपने करी हुई है
वो तैयारी आपको फिर से करनी है, और वहाँ उसके लिए आप वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हैं चैनल से। तो वो सेम वीडियोज़ रहेंगे, सेम पैटर्न रहेगा, उसका कोई तरीका बदलने वाला नहीं है, सिर्फ टॉपिक चेंज हो जाएँगे, जो आपके यूनिट्स के हिसाब से टॉपिक आएँगे। सो राइटिंग गिवन सेंटेंसेस इन अ करेक्ट ऑर्डर, ये एक नई टाइप बन रही है आपके सिलेबस में, देखी थी मैंने कि कैसे कोई सेंटेंसेस दिए हैं, 5-6 सेंटेंसेस दिए होंगे और वो आगे-पीछे होंगे। कुछ टेस्ट में भी इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, तो आपको उनको सही ऑर्डर में लिखना है। आई डोंट नो, लेकिन अगर क्योंकि ये सिलेबस का हिस्सा है और पेपर में पैटर्न में कोई चेंज आता है, तो इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये भी एक टाइप का क्वेश्चन बनता है, आने वाले टाइम में इसके वीडियोस जो है वो आपको मिलेंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट जो चीज बनती है वो है कि आपने मेन आर्ग्यूमेंट को जो है वो आइडेंटिफाई करना है, और उसके फॉर एंड अगेंस्ट द मोशन जो बातें हैं, कौन से उसके फेवर में बोल रही हैं और कौन से उसके अगेंस्ट बोल रही हैं, वो कौन कौन सी, इनको आइडेंटिफाई करने का तरीका भी आपको सीखना पड़ेगा। ऐसा भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है वो पैराग्राफ राइटिंग आ सकता है आपको, क्योंकि पैराग्राफ्स के बारे में बात हो रही है कि पैराग्राफ राइटिंग की बात हुई है टॉपिक्स में, आपने देखा होगा यूनिट में, तो आपको सीधा किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर पैराग्राफ लिखने के लिए बोला जा सकता है। कॉज एंड इफेक्ट लैंग्वेज ढूंढने के लिए आपको किसी पैराग्राफ में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, राइट। इसके बाद जो वीकनेसेस इन अ पैराग्राफ एंड मेकिंग सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट, ये क्वेश्चन आपने पिछले साल भी किया थे, तैयारी करी थी, इस बार भी इसके बारे में पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जो आपके सिलेबस में है वहां से ये चीज बनती है, तो आपको इसका भी ध्यान रखना है। इसके बाद है समराइजिंग अ लॉन्गर टेक्स्ट, तो हो सकता है आपको समरी लिखने के लिए ही आ जाए, तो आसान काम रहेगा, लेकिन समरी कैसे लिखनी है इसके बारे में वीडियोस आपको आने वाले टाइम में मिल जाएंगे। तो समरी कैसे लिखनी है, क्या प्रोसेस रहता है, और कैसे आप अच्छी समरी लिख सकते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। और लास्ट वाला जो पार्ट है वो है फिर से रेफरेंस राइटिंग एज पर एमएलए स्टाइल शीट। अब ये जो है इसके बारे में कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन मैं फिर से बता दूं कि ये सिलेबस का जो आपका पार्ट है उसमें रेफरेंस राइटिंग की बात करी हुई है, और क्योंकि वहां बात करी हुई है तो अगर एग्जामिनर इस तरीके का क्वेश्चन डाल देता है तो वो आउट ऑफ द सिलेबस नहीं माना जाएगा। और मैं आपको फिर से बता दूं कि एईसी का जो थर्ड सेमेस्टर का आपका एग्जाम हुआ था, टेक्निकली स्पीकिंग उसमें कोई भी क्वेश्चन जो था वो लगभग हम कह सकते हैं कि सिलेबस के बाहर का नहीं था, सिलेबस से ही था। हाँ, ये बात अलग है कि वो पिछले पेपर पैटर्न के हिसाब से नहीं पेपर आया था, या जो हेल्प बुक्स में जिस तरीके से चीज़ों को बताया गया था, ज़्यादातर हेल्प बुक्स में जो मार्केट में अवेलेबल होती हैं गाइड टाइप में, उनमें जो बताया गया था उस तरीके से नहीं आया था। लेकिन मैंने बार बार आपको ये बात कही थी कि पेपर में चेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि सिलेबस की बुक का नाम जो है, टाइटल है ईएपी, इंग्लिश फॉर एकेडमिक पर्पजेज, तो वहाँ उस सिलेबस के हिसाब से ही आपको फाइनल पेपर आना चाहिए था, और वैसा ही हुआ है। तो रेफरेंस राइटिंग को आपने जरूर करके जाना है, ज़्यादा मेहनत नहीं भी करनी है, लेकिन बेसिक बेसिक एंट्रीज हम किस तरीके से लिख सकते हैं उनको जरूर समझना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और जितना भी आपका सिलेबस है कुछ ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है, कुछ पिछले सेमेस्टर वाला ही है। इसके अलावा जो नए टॉपिक्स हैं, जो बिल्कुल नए टॉपिक्स हैं, और जो आने वाले टाइम में आपको उनके वीडियोस मिलते रहेंगे। इसके अलावा जो एक्सरसाइज के लिए जो अलग अलग टॉपिक्स पर स्टडी मटेरियल है, या उसके लिए जो सॉल्व्ड एक्सरसाइज है प्रैक्टिस के लिए, वो भी आपको टेलीग्राम चैनल के थ्रू मिलती रहेंगी। जो पुराने पेपर्स हैं पिछले सेमेस्टर के, या जो बुक है उसका पीडीएफ फॉर्मेट है, जो टेक्स्ट बुक है, वो भी आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज़रूर ज्वाइन करिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करिए, ताकि उनको सिलेबस की, पेपर पैटर्न की, और जो इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं उनकी पूरी जानकारी जो है वो उनको मिल सके, ताकि बाद में वो पैनिक ना हो। क्योंकि ये पैनिक वैसे भी मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल नहीं होना है। ये जितना मैंने आपको बताया है ये मैक्सिमम है, इससे बाहर से कुछ भी नहीं होगा, ये डेफिनेट, मतलब मैं आपको इस बात की श्योरिटी देता हूँ, इससे बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। बहुत सारे टॉपिक्स हैं ये देखने में, लेकिन बहुत आसान है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो आपके सिलेबस के साथ रिलेटेड होगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।